वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। तो आइए हम लोग अभी अपने नेक्स्ट सीरीज परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से आज हम लोगों का 18th सीरीज होगा, 18वां पार्ट होगा, पार्ट 18। आज हम लोगों का पार्ट 18 होगा। ओके, पार्ट 18। ये भी आपके प्लेलिस्ट में या चैनल पे उपलब्ध रहेगा। 17 तक आपका 18 तक आपका प्लेलिस्ट में एक साथ आप देख सकते हैं। करंट अफेयर परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं परीक्षा मंथन लक्ष्य 3। मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन छात्र छात्राओं के लिए जिनके पास पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध ससमय नहीं हो पाती है, जो रूरल एरियाज में रहते हैं छात्र छात्राएं, उनके लिए मेरी एक कोशिश है बस। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें ताकि मैं भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं, और कमेंट जरूर करें और शेयर करें। मैं तो कर ही रहा हूं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन करंट अफेयर परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 2021 से। आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, खान एवं खनिज संशोधन विधेयक। क्या है? खान एवं खनिज संशोधन विधेयक। आइए इसे देखते हैं विस्तृत में क्या है। मार्च 2021 में लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियम MMDR संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की है। एक विधेयक बना है जिसका नाम क्या है, आपका विकास तथा विनियम संशोधन अधिनियम 2021 किसके रिलेटेड है? तो खान और खनिज से। मार्च 2021 में लोकसभा ने इसकी मंजूरी दी है और इस विधेयक के माध्यम से खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन किया जाना है। 1957 के जो पुराने खान और खनिज अधिनियम है उसमें क्या किया जाना है? संशोधन किया जाना है। प्रस्तावित परिवर्तन क्या है? यह भी प्रस्तावित है। प्रस्तावित परिवर्तन क्या है? तो खनिजों के अंतिम उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाना। खनिजों के अंतिम उपयोग पर जो लगे हुए प्रतिबंध हैं उसे हटाना। वर्ष 1957 का अधिनियम 1957 का अधिनियम केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह नीलामी प्रक्रिया के जरिए किसी खान जैसे कि कोयला खान, लिग्नाइट के खान और परमाणु खनिज को छोड़कर को लीज पर देते समय उसे किसी खास अंतिम उपयोग के लिए जैसे लो अयस्की खान को स्टील प्लांट के लिए रिजर्व कर सकती है। ऐसी खानों को कैप्टिव खान कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्टिव खान कहा जाता है। नया विधेयक प्रावधान करता है कि कोई भी खान किसी खास अंतिम उपयोग के लिए आरक्षित नहीं होगी। कैप्टिव खानों द्वारा खनिजों की बिक्री कैसे? तो इस विधेयक में प्रावधान होगा कि कैप्टिव खाने जैसे कि परमाणु खनिजों को छोड़कर अपनी जरूरत को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% हिस्सा खुले बाजार में बेच सकती है। केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इस सीमा में वृद्धि कर सकती है। पट्टेदार को खुले बाजार में बेचे गए खनिजों के लिए अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। ओके, कुछ मामलों में केंद्र सरकार द्वारा भी नीलामी होगी। प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार की सलाह से नीलामी प्रक्रिया के पूरे होने की एक समय सीमा निर्दिष्ट करे। यदि राज्य सरकार इस निर्दिष्ट अवधि में नीलामी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार यह नीलामी कर सकती है। मतलब दिए गए समय सीमा में अगर राज्य सरकार नहीं कर पाएगी तो उसकी नीलामी केंद्र सरकार खुद से भी कर सकता है। ऐसा ये प्रस्तावित मामला है। वैधानिक मंजूरियों का हस्तांतरण। गौरतलब है कि प्रस्तावित विधेयक यह प्रावधान करता है कि हस्तांतरित मंजूरियां एवं नए पट्टेदार की पूरी लीज अवधि के दौरान वैध रहेगी। नए पट्टेदार को खानों के लीज 2 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है। इन 2 वर्षों के दौरान नए पट्टेदार को नई मंजूरियां हासिल करनी होती है। लीज अवधि खत्म होने वाली खानों का आवंटन। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि जिन खानों की लीज की अवधि खत्म हो गई है
उन खानों को कुछ मामलों में सरकारी कंपनियों को आवंटित किया जा सकता है। यह प्रावधान तब लागू होगा जब नई लीज देने के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है या नीलामी के 1 साल के अंदर ही नई लीज अवधि खत्म हो गई है। राज्य सरकार ऐसी खान को अधिकतम 10 वर्ष के लिए या जब तक नए पट्टेदार का चयन नहीं होता तब तक के लिए इनमें से जो भी पहले यानी सरकारी कंपनी को दे सकती है। अब आइए हम लोग बात करें सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, जिसको मोनेटाइजेशन कहते हैं, मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स। देश में बुनियादी ढांचा जो है क्षेत्र को समुचित धन मुहैया कराने की दिक्कत काफी पुरानी है। सरकार के पास इतना राजस्व नहीं रहता कि वह बुनियादी निवेश को लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कर सके, जबकि निजी क्षेत्र के मन में इस क्षेत्र में धन लगाने को लेकर हिचक रहती है क्योंकि यहाँ राजनीतिक जोखिम अधिक है। निजी सार्वजनिक परियोजनाओं की बात करें तो बीते दशक के दौरान काम की क्या हुई है गति धीमी, लागत में क्या हो गया है वृद्धि, तय अवधि में काम पूरा न होने और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण इनका नाम खराब हो चुका है। ऐसे में सरकार के अलग रास्ता अपनाने की बात समझ में आती है। यह रास्ता है सरकारी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। जैसे सरकार का तात्पर्य है कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम परियोजना का चयन करेगा, इसका डिजाइन बनाएगा और उसे तैयार करेगा। इसके पश्चात उसे एक निवेश न्यास के हवाले किया जाएगा या निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा, जबकि कुछ स्तरों पर स्वामित्व बरकरार रखा जाएगा। उदाहरण के लिए परिसंपत्तियों को एकत्रित किया जा सकता है और उनसे हासिल सुनिश्चित की जा सकती है। इनसे हासिल होने वाली राशि बुनियादी निवेश में लगाया जाएगा। इस तरह भविष्य में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराने की समस्या हल हो जाएगी। यह सैद्धांतिक बात है और व्यवहार में इस पर कितना अमल होता है यह देखना होगा। क्या देखना होगा? तो परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण एवं निजीकरण में क्या अंतर है, मुद्रीकरण और निजीकरण में क्या अंतर है, ये समझना है हम लोग को। एसेट्स की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण निजीकरण से अलग है। गौरतलब है कि निजीकरण के जरिए उद्यम के मूल्यवर्धन की संभावना रहती है और राष्ट्रीय आय तथा कल्याण में शुद्ध लाभ संभव होता है। परिसंपत्ति के मुद्रीकरण से सरकार को निरंतर राजस्व मिलना तय होता है। ठीक है। जमीन के मुद्रीकरण की संभावना को लेकर काफी उत्साह है क्योंकि अभी भी जमीन बहुत बड़ा हिस्सा सरकार और सरकारी उपक्रमों के पास है। इनमें से कई जमीन ऐसे इलाकों में है जो बाजार में बहुत ही अच्छी कीमत दिला सकती है। आशा है कि जमीन का मुद्रीकरण ऐसी जमीन की सीधी बिक्री से जुड़ी कुछ और दिक्कतों को दूर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लीजिए पेज नंबर 59 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यह परिसंपत्तियों के निजीकरण की तुलना में अधिक उपयोगी इस्तेमाल करना होगा क्या? तो भारतीय हवाई अड्डों के मामले में हमें दिखाया गया है कि यह सरकारी प्रबंधन से अधिक उत्पादक है। दूसरा सवाल है, क्या देश में बुनियादी ढांचे को वित्तीय सहायता प्रदान करने की समस्या का स्थायी हल है? इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक सरकार को पहले निर्मित बुनियादी ढांचे का चयन करना, गुणवत्ता निर्धारण करना होता है। भारत में इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन न केवल राजस्व उत्पादन की दृष्टि से अहम होगा बल्कि यह भविष्य में बुनियादी ढांचे के लिए भी व्यवहार मॉडल भी हो सकता है। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए शुरू से अंत तक देखें, फर्स्ट से लास्ट तक, एंड तक वीडियो को जरूर देखें और बने रहें। चलिए लास्ट है, हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वित्त वर्ष 2021 में पुनः खरीद बायबैक की हुई वापसी। इसमें क्या है, शेयर पुनर्खरीद से ने मजबूती के साथ वापसी की है क्योंकि कर ढांचे में बदलाव ने एक बार फिर भारतीय कंपनी जगत के लिए अपने शेयर धारकों को पुरस्कृत करने का इसे अनुकूल जरिया बना दिया है। 2020-21 में भारतीय कंपनी जगत में 19,295 करोड़ के शेयरों की पुनर्खरीद की पेशकश की। वास्तविक रकम 34,624 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वित्त वर्ष के प्रस्तावित 19,972 करोड़ रुपए, वास्तविक रकम 17,843 करोड़ रुपए के मुकाबले 97% ज्यादा है। पुनर्खरीद है क्या, इसे समझ ले हम लोग। बायबैक है क्या? कंपनी जब अपने ही शेयर निवेशकों से खरीदती है तो उसे, जब कंपनी अपने शेयर को ही निवेशकों से खरीदती है, मान लीजिए आप
निवेशक हैं, कोई शेयर खरीदे हैं और कंपनी वापस आपसे खरीदती है, उसे बायबैक पुनर्खरीद कहा जाता है। पुनर्खरीद की प्रक्रिया पूरा होने के बाद इन शेयरों का वजूद खत्म हो जाता है। पुनर्खरीद के लिए मुख्यतः दो तरीकों टेंडर ऑफर या ओपन मार्केट का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी कई वजहों से बायबैक का फैसला लेती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी की बैलेंस शीट में अतिरिक्त नकदी का होना। कंपनी के पास बहुत ज्यादा नकदी का होना अच्छा नहीं माना जाता है। इससे यह माना जाता है कि कंपनी अपनी नकदी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। शेयर पुनर्खरीद के जरिए कंपनी अपने अतिरिक्त नकदी का इस्तेमाल करती है। ओके, समझ गए। अब आइए फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची देखा जाए। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स। तो हाल ही में फोर्ब्स की वार्षिक वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार अमेजॉन कॉम इंक के संस्थापक जेफ बेजोस ने लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत के सबसे अमीर अरबपति मुकेश अंबानी कुल 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 10वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर सूची का 35वां संस्करण 6 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। इसमें रिकॉर्ड तौर 2755 अरबपति शामिल हैं। यह सूची 5 मार्च 2021 के स्टॉक की कीमतों और विनिमय दरों का उपयोग करते हुए संपत्ति के आधार पर तैयार किया गया। तो आइए हम लिस्ट देख लें। सूची शीर्ष 5 अरबपतियों का। सबसे पहला आपका है जो नाम है जेफ बेजोस, अमेजॉन के संस्थापक, कंपनी अमेजॉन, 177 बिलियन यूएसडी डॉलर। सेकेंड है आपके एलन मस्क, जो टेस्ला के या स्पेस एक्स के जो ऑनर हैं। एलन मस्क 151 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर। उसके बाद थर्ड नंबर पे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट, LVMH 150 बिलियन यूएसडी डॉलर में। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं आपके बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट 124 बिलियन। उसके बाद आते हैं मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग 97 बिलियन। और 10वें नंबर पे हैं आपके मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 84.5 बिलियन डॉलर यूएसडी डॉलर के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना का सकारात्मक असर दिखाई देने लगा है। कंपनियों द्वारा नई भर्तियां करने से देश में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे हैं। इस बात की जानकारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो EPFO द्वारा जारी की गई योजना रोजगार के आंकड़ों से मिली है। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 में देश में बेरोजगारी की दर जो हो गई थी 9.1% थी, जबकि जनवरी 2021 में घटकर 6.5% पर आ गई है। यानी जनवरी में देश में रोजगार के आंकड़े में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक माने तो पिछले एक महीने के दौरान रोजगार के आंकड़ों में यह सबसे बड़ा इजाफा है। वहीं इस दौरान रोजगार के दर में बढ़ोतरी हुई है। यह दिसंबर 2020 के 36.9% के मुकाबले बढ़कर 37.9% हो गई है। नवंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल दवाओं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोमोबाइल सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स PLI योजना को मंजूरी दी है। इस तरह के प्रोत्साहन योजना को बढ़ा दिया गया। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना तथा इस योजना के माध्यम से देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 के माध्यम से देश के विभिन्न उत्पादन सेक्टरों को धनराशि प्रदान की जाएगी, जिससे कि वह अपने कारोबार को आगे बढ़ा सके। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र का बजट है, इसे भी देख लें। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी के लिए 18,100 करोड़ रुपए एवं इलेक्ट्रॉनिक एंड
टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए 57,042 करोड़ रुपए, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए 15,000 करोड़ रुपए और आपका टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट के लिए 12,195 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल उत्पादन के लिए 10,683 करोड़ रुपए एवं फूड प्रोडक्ट के लिए 10,900 करोड़, सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए 4,500 करोड़ और व्हाइट्स गुड्स के लिए 6,238 करोड़ रुपए की प्रावधान है एवं स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपए। आइए योजना के मुख्य बातों को जाने हम लोग। पीएलआई योजना 2020 का बजट अगले 5 साल के लिए 2 लाख करोड़ है। इस योजना के माध्यम से 10 प्रमुख क्षेत्रों पर यह धनराशि खर्च की जाएगी। जो आपने देखा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से आयात में कमी आएगी तथा निर्यात बढ़ेगी, जिससे कि इकोनॉमी बेहतर बनेगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर भी गिरावट आएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी इस योजना के माध्यम से बढ़ोतरी मिलेगी एवं प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम 2020 के माध्यम से 25% कारपोरेट टैक्स रेट में भी कटौती होगी। इस योजना के माध्यम से भारत को एशिया का वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनाया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले सेक्टरों को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी। पीएलआई योजना 2020 के अंतर्गत चरणबद्ध निर्माण योजना से भी सहारा लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जीडीपी का 16% योगदान होगा। इसमें नोडल एजेंसी क्या है, नोडल एजेंसी के बारे में जान लें। यह योजना संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा लागू की जाएगी। यह निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के दायरे में होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएलआई के अंतिम प्रस्तावों का मूल्यांकन व्यय वित्त समिति EFC द्वारा किया जाएगा और इसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। महत्व क्या है इस योजना के, तो इस योजना के माध्यम से निवेश के साथ तकनीक का लाभ होगा। उपयुक्त चुनिंदा क्षेत्रों में पीएलआई योजना भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगी। भारत का लक्ष्य है 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की। ये याद रखेंगे, 2025 तक भारत का क्या लक्ष्य है, तो 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की। इसके अतिरिक्त भारत में डेटा स्थानीयकरण, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंडिया जैसी परियोजनाओं के लिए सरकार की ओर से होने वाले प्रयास को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। पीएलआई योजना से भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वस्त्र उद्योग का वैश्विक निर्यात पर 5% की हिस्सेदारी है, परंतु मानव निर्मित फाइबर उद्योग क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी वैश्विक खपत पैटर्न जो इस क्षेत्र में अधिक है की तुलना में कम है। पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को और बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी, विशेष तौर पर मानव निर्मित फाइबर तथा तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में। अब बात करें औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना क्या है, तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2021 में वित्त वर्ष 2021-20 से 2028-29 की अवधि में औषधियों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य क्या है, तो योजना से क्षेत्र के विकास के परिणाम स्वरूप 20,000 प्रत्यक्ष और 80,000 अप्रत्यक्ष नौकरी सृजित होने का अनुमान है। विदित हो कि इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन की कुल राशि प्रशासनिक खर्च सहित करीब 15,000 करोड़ रुपए आएगी, अनुमानित है। लक्षित समूहों के बीच प्रोत्साहन का आवंटन इस प्रकार होगा। समूह ए 11,000 करोड़, समूह बी 2,559 करोड़ एवं समूह सी 1,750 करोड़ रुपए। औषधीय वस्तुओं की श्रेणी क्या होगी, तो इस श्रेणी में 3 श्रेणी इसके होंगे। इसके अंतर्गत औषधीय वस्तुओं को शामिल किया गया है। श्रेणी फर्स्ट, जैव औषधि, संयुक्त कॉम्प्लेक्स जेनेरिक औषधियां, पेटेंट दवाएं तथा ऐसी दवाएं जिनका पेटेंट खत्म होने के करीब है, गंभीर बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाएं आदि। श्रेणी 2 में है सक्रिय औषधि सामग्री, प्रमुख शुरुआती सामग्री, औषधि ड्रग इंटरमीडिएट। और 3 में है 1 और 2 के अंतर्गत शामिल नहीं की गई औषधियां, अध्ययनरत औषधियां, स्वप्रतिरक्षी दवा, कैंसर रोधी दवाएं, मधुमेह रोधी दवाएं, संक्रमण रोधी दवाएं तथा हृदय रोग संबंधी दवाएं हैं, वो आपके श्रेणी 3 में आती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है सार्वजनिक क्षेत्र केवल रणनीतिक क्षेत्र में निवेश।
केंद्रीय वित्त मंत्री एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 में पेश करते हुए कहा कि सरकार निवेश से प्राप्त धन का उपयोग केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजी पूंजी प्रौद्योगिकी और श्रेष्ठ प्रबंधन प्रक्रिया लागू करने के लिए और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और विकास कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए करना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा अपने घोषणा में कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के राजनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी दे दी है और इससे गैर रणनीतिक एवं रणनीतिक क्षेत्रों की कंपनियों के विनिवेश का स्पष्ट रोड मैप तैयार हुआ है। रणनीतिक विनिवेश की नीति क्या है? तो मौजूदा CPSC सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब बात करें विनिवेश के लिए किए जाने वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण। रणनीतिक क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति और शेष निजीकरण अथवा विलय अथवा अन्य CPSE के साथ सब्सिडी के तौर पर विलय अथवा बंद किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न 4 क्षेत्र रखे गए हैं: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। गैर रणनीतिक क्षेत्र में इस क्षेत्र में CPSE का निजीकरण किया जाएगा अथवा उन्हें बंद किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में रणनीतिक निवेश क्या होगा, इसे भी जान लें हम लोग। वित्तीय वर्ष 2021-22 में BPCL एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्यमों के विनिवेश को पूर्ण करने का प्रस्ताव है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 5 मई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति के IDBI बैंक लिमिटेड में रणनीतिक विनिवेश के साथ साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को भी अपने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। गौरतलब है कि भारत सरकार और LIC के पास IDBI बैंक की 94% से अधिक इक्विटी है। भारत सरकार के पास 45.48% और LIC के पास 49.24% है। IDBI बैंक के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र में 2 अन्य बैंक भी हैं। साधारण बीमा निगम के निजीकरण को भी वर्ष 2021-22 में पूरा मंजूरी का प्रस्ताव है। इसके साथ ही जीवन बीमा निगम की IPO भी आवश्यक संशोधन के लिए इसी सत्र में लाया जाएगा। इस नीति के तीव्र गति से लागू करने के लिए नीति को उन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची तैयार करने का काम दिया जाएगा जिनका रणनीतिक विनिवेश किया जाना है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2020-21 में विनिवेश में 1,75,000 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बीमा एजेंट भी अब लोकपाल के दायरे में। इंश्योरेंस एजेंट नाउ अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल। मार्च 2021 में देश में बीमा क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी और ग्राहकों की शिकायतों के बेहतर समाधान करने के मकसद से बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत अब इंश्योरेंस बेच रहे फर्जी ब्रोकरों के खिलाफ बीमा लोकपाल के पास भी शिकायत की जा सकेगी। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से इस बारे में नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। संशोधन संबंधी मुख्य बातें क्या है? कामकाज को ज्यादा अधिकार देते हुए बीमा लोकपाल नियमावली 2017 में संशोधन किया गया है। नए नियमों के बाद अब बीमा ब्रोकरों को भी लोकपाल के तंत्र के दायरे में लाया गया है और बीमा ब्रोकरों के खिलाफ अवार्ड पारित करने के लिए लोकपालों को सशक्त बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक नए नियमों के तहत बीमा पॉलिसी खरीदने वाले को अगर कोई शिकायत है तो उसका समाधान कम खर्च में समय से हो सकेगा। मौजूदा समय में देश में 56 बीमा कंपनियों का काम कर रही है जिसमें 24 जीवन बीमा से जुड़ी हुई है। क्या किया गया है नियम में बदलाव? तो बीमा कर्मचारियों, एजेंट, ब्रोकर्स और अन्य बिचौलियों की सर्विस में होने वाली परेशानियों की शिकायत लोकपाल के दायरे में लाया गया है। नए नियमों में पॉलिसी धारक लोकपाल को अपनी शिकायतें इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं, यानी घर बैठे ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों की स्थिति का ऑनलाइन पता भी लगाया जा सकता है। लोकपाल सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं शिकायत। अब कैसे? तो साथ ही बीमा धारक लोकपाल के
पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उपयोग कर सकते हैं मामले की सुनवाई की। लोकपाल चुनने के नियम में भी बदलाव है। यही नहीं, अगर किसी विशेष लोकपाल का पद रिक्त है तो उस हालत में लोकपाल तंत्र के जरिए शिकायतकर्ता को राहत देने के लिए मामलों में जल्दी निपटारे के लिए किसी अन्य लोकपाल को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का ही प्रावधान किया गया है। लोकपाल चुनने के लिए चयन समिति में अब बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने या उपभोक्ता संरक्षण के मामलों को आगे बढ़ाने में ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। वित्त आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार की स्वीकृति। अब ये हो गया, उसके बाद आपका सेवा क्षेत्र में कार्मिकों का। अब हम लोग नियर टू एंड हैं। चलिए, थोड़ा सा बड़ा हुआ है वीडियो, कोई बात नहीं है। वित्त आयोग की कई सिफारिशों को केंद्र सरकार की स्वीकृति। हाल ही में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की कई सिफारिशों को स्वीकार किया है। स्वीकृत सिफारिशें जो हैं क्या है, स्वीकृत किए गए 8 क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उभरते हुए जिले एवं ब्लॉक, न्यायिक एवं सांख्यिकी शामिल है। आयोग ने इस 8 क्षेत्रों के लिए अगले 5 सालों में 1,29,987 करोड़ रुपए प्रदान करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21-22 से आगामी 5 वर्ष अवधि के लिए करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% तक बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। 15वें वित्त आयोग क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर 2017 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15वां वित्त आयोग याद रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 22 नवंबर 2017 को एनके सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। क्या है महत्वपूर्ण सिफारिश है, तो मौजूदा 15वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों के साझा किए जाने वाले कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 41% की करने की सिफारिश की है, जबकि 14वें वित्त आयोग के दौरान यह 42% थी। राज्यों के हिस्से में जो 1% की कमी की गई है, वो आयोग द्वारा तय फॉर्मूले के मुताबिक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के हिस्से जो कि 0.85% है के लगभग बराबर है। 1% रकम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रखी गई है। आयोग ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर रिफंड में देरी और पूर्वानुमान की अपेक्षा कर संग्रह में कमी जैसी कुछ चुनौतियों को भी उजागर किया है। इसके अलावा वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए साल 2020-21 में 90,000 करोड़ रुपए स्थानीय स्तर पर राहत आपदा कार्यों को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन कोष के गठन और केंद्र तथा राज्यों के बीच खर्च साझा करने की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने की बात कही है। आइए, अब हमारा लास्ट पेज है, 53 हो गया है। 54 सेवा क्षेत्र के कार्मिकों हेतु वर्क फ्रॉम होम का नया प्रारूप। कोरोना महामारी के बाद ऑफिस वर्क कल्चर में काफी बदलाव आया है। कोविड-19 महामारी के कारण नई कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम की सुविधा अपने कर्मचारियों को दी है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के कारण ऑफिस की कार्यशैली में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किया गया वर्क फ्रॉम होम कल्चर लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभी भी कई कंपनियों ने लागू है। हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट भी जारी किया कि इस ड्राफ्ट के मुताबिक अभी वर्क फ्रॉम होम के नए नियम माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए बनाए गए हैं। आईटी सेक्टर को मिल सकती है कई सुविधाएं, जैसे श्रम मंत्रालय ने जो वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नया ड्राफ्ट तैयार किया है, उसका सबसे ज्यादा फायदा आईटी सेक्टर की कंपनियों को मिल सकती है। आईटी कर्मचारियों को इन नियमों के तहत वर्किंग आवर में भी छूट मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ड्राफ्ट में अलग से प्रावधान किया गया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है। ड्राफ्ट में इन सहूलियत का जिक्र किया गया है क्या, तो फिलहाल जिन 3 सेक्टर के कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम संबंधी नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसमें श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है। इससे पहले ये सुविधा केवल खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए था। साथ ही नए ड्राफ्ट में अनुशासन तोड़ने पर कार्रवाई करने का भी प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं। अभी सिर्फ ड्राफ्ट समझौता के बाद होगा, अभी सिर्फ ड्राफ्टिंग हुआ है, समझौता के बाद होगा इसका फैसला।
गौरतलब है कि सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया है या कि जारी किया है वह अभी एक शुरुआती प्रक्रिया है। इस संबंध में श्रम मंत्रालय ने अभी और सुझाव को आमंत्रित किया है। श्रम मंत्रालय ने न्यू इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पर आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम के नियमों के संबंध में अपना सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के भीतर श्रम मंत्रालय के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ तक आज का हमारा हो गया वर्क फ्रॉम होम। अब नेक्स्ट क्लास में ये आपका पार्ट नंबर 20 था जो अब कंप्लीट हो गया। आप एक साथ जाके प्लेलिस्ट में या चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं कहूँगा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और लोगों को फायदा मिल सके। तो चलिए अब तो नोटिफिकेशन भी जारी होने ही वाली है 15 से 20 अगस्त के बाद। अभी से लगे रहें और अपने मंजिल को हासिल करें, प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें।